हेलो बच्चों, मैं ब्रजमोहन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डीएम साइंस क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की विज्ञान, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। आपको पता होगा कि जो क्लास 10th में जो विज्ञान है उसमें हमारे 3 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को अगर हम देखें तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहला अध्याय जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय में हम प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में समझेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये हमारा भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले प्रकाश। हम अपने आसपास की चीजों को जिस चीज के माध्यम से देख पाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। जैसे आप इस कमरे में जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, उन चीजों को दिखाने में जो चीज हमारी मदद कर रही है वो है प्रकाश। तो क्या तुमने कभी प्रकाश को समझने की कोशिश की? नहीं की होगी उम्मीद है। मैं समझाता हूं आपको ये प्रकाश होता क्या है। विद्युत चुंबकीय परमाणुओं का वह भाग जिसकी तरंगदैर्घ्य बारह हजार एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वह भाग जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, उस रीजन को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रकाश के नाम से जानते हैं। ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा जाता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। तो हम इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वह भाग जिनकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होती है, हम उसे प्रकाश के नाम से जानते हैं। ये जो एंगस्ट्रॉम है और ये जो नैनोमीटर है, ये लंबाई को मापने की बहुत छोटी इकाइयां हैं, जिनको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर और एक नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर।
तो उम्मीद है प्रकाश की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, प्रकाश कहलाता है। इस परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होती है, उसे हम प्रकाश के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के गुणों को। प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, जिनमें से हम 1 बाय 1 कुछ गुणों को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे तरंग वाले चैप्टर में कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें और एक होती है यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का जो दूसरा गुणधर्म है वो है प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है, आपको इसे याद रखना होगा। प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश की चाल जो है वो एक मैक्सिमम चाल है, जिसे हम प्रकाश की ध्रुवतम चाल भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनर इसी चीज को थोड़े अलग शब्दों में भी आपके सामने पेश कर सकता है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं 3 10⁸ है, तो हम इसके आगे 8 जीरो बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसे पढ़ेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर की डिस्टेंस क्या कर लेता है? ट्रेवल कर लेता है। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां पर प्रकाश की चाल को मीटर प्रति सेकंड में एक्सप्लेन किया गया है और यहां पर प्रकाश की चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड में एक्सप्लेन किया गया है। तो या तो आप ऐसे बोलो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या आप ऐसे बोलो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको हम और दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। 3 10⁵ को ओपन करोगे तो 5 जीरो बढ़ाने होंगे। अब आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लाख
किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल को लेकर ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। कई एक बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश की चाल कितनी होती है द्रव्यमान में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन में आप ये देख लें 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और आप इन चीजों को ओपन कर जानते हैं। ठीक है, अब हम प्रकाश के नेक्स्ट गुणों को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे जैसे माध्यम डेंसर होता चला जाएगा प्रकाश की चाल भी घटती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद हम देखेंगे डायमंड में प्रकाश की चाल, डायमंड में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप इन सारी स्पीड को देखें और पता लगाएं कि पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो किस पदार्थ में ज्यादा है। पानी के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, कांच में अवेलेबल सबस्टेंस जो है उसके पार्टिकल पास पास हैं, और आपको पता होगा डायमंड नेचर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ रही है, जैसे जैसे माध्यम के पार्टिकल सघन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी देख रहे होंगे आप लोग घटती जा रही है। प्रकाश की निर्वात में चाल मैक्सिमम है जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद यदि हम देखें पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम कांच में देखें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और डायमंड में यदि हम प्रकाश की चाल देखें तो वो है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये अलग अलग माध्यमों प्रकाश की चालों का डाटा है। इसमें से आप अपने एग्जाम के लिए प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको याद रखें। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चालें भी पूछी जाती हैं। अब हम प्रकाश के अगले गुणों को डिस्कस करते हैं। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में किसका गुण होता है? परावर्तन का गुण होता है। आगे हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अगर हम इसे समझें तो होता क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। प्रकाश का नेक्स्ट गुण है प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहलाती है। प्रकाश में प्रकीर्णन का गुण होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर डस्ट के पार्टिकल हो, वाटर वेपर्स हो, अन्य अन्य पदार्थ के गैसों के पार्टिकल हो, तो उन पार्टिकल से
प्रकाश जब टकराता है तो वह सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। प्रकाश का अगला गुण है प्रकाश में ध्रुवण का गुण होता है। प्रकाश में किसका गुण होता है? ध्रुवण का गुण होता है। इसके बारे में आप लोग इंटरमीडिएट में डिटेल डिस्कशन करोगे। नेक्स्ट गुण है प्रकाश का, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है। व्यतिकरण के बारे में भी हम लोग इंटरमीडिएट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि आप व्यतिकरण को समझना चाहते हो तो आप अपने डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। जब आप कपड़ों को वॉश करते हैं तो साबुन की बुलबुले में जो रंगीन फिल्म आपको दिखाई देती है वो प्रकाश की व्यतिकरण का ही उदाहरण होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, हमने अभी प्रकाश के जिन गुणधर्मों को डिस्कस किया है, अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम डिस्कस कर सकते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये कोई समतल पृष्ठ है जिसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी है। एक प्रकाश किरण जो कि इस समतल पृष्ठ की ओर आपतित हो रही है। जैसे ही ये प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होगी तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। हम यहां पर एक अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो प्रकाश किरण समतल पृष्ठ की ओर आ रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। जो प्रकाश किरण समतल पृष्ठ से परावर्तित हो रही है, समतल पृष्ठ से दूर की ओर जा रही है, उसे हम बोलेंगे क्या? परावर्तित
परावर्तित किरण। और ये जो आपने डॉटेड लाइन खींची है जो कि दर्पण के अभिलंबवत है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण के आने से जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण के जाने से जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या हुई? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। जो प्रकाश किरण समतल पृष्ठ की ओर आ रही है वो आपतित किरण होगी, जो समतल पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है वो परावर्तित किरण होगी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है वो आपतन कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है वो परावर्तन कोण है, आपतन परावर्तन कोण है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कई एक बार ये नियम ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से हम प्रथम नियम को डिस्कस करेंगे। प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखते हैं हम इसे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस नियम का मतलब क्या है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये समतल पृष्ठ है जिसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी है। एक प्रकाश कण इस समतल पृष्ठ की ओर आ रही है। जैसे ही प्रकाश कण समतल पृष्ठ की ओर आएगी तो समतल पृष्ठ से क्या करेगा? परावर्तित करेगा। परावर्तन के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में लौटेगी और ये हमने बना दिया अभिलंब। अब आप इस डायग्राम को नोटिस करें। प्रकाश किरण जो आ रही है वो कहां पर आ रही है? इस वाले पॉइंट पर। और जो प्रकाश किरण आने के बाद दर्पण से परावर्तित हो रही है या चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो रही है वो कहां से जा रही है? निकलकर इसी वाले पॉइंट से जा रही है। और जो आपने अभिलंब बनाया है वो भी कहां आ रहा है? इसी बिंदु पर आ रहा है। तो एक्चुअल में ये नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है। कभी आप इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते। आप इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बना दिया आपने अभिलंब। ये डायग्राम बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखें
ये तीनों चीजें एक ही बिंदु पर जाकर नहीं मिल रही हैं। आपतित किरण जिस पॉइंट पर आ रही है वो पॉइंट ये है, परावर्तित किरण जिस पॉइंट से जा रही है वो पॉइंट ये है, और अगला आपने किसी नेक्स्ट पॉइंट पर ड्रॉ किया है। प्रकाश के परावर्तन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई आपतित हो रही है, तो यह बात गारंटी के साथ कही जा सकती है जब वो प्रकाश किरण उस समतल दर्पण से परावर्तन की प्रक्रिया करेगी तो 30 डिग्री के एंगल से ही उसका परावर्तन होगा, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये समतल पृष्ठ है हमारे पास, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है समतल पृष्ठ से। और ये है हमारे पास अगला। ये प्यारे बच्चों, ये जो आपको आपतन कोण दिख रहा है आई, और ये जो आपको परावर्तन कोण दिख रहा है आर, सेकंड नियम के अनुसार हमेशा आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा आई इज इक्वल टू आर। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है परावर्तन कोण आई का मान सदैव आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है तो परावर्तन की प्रक्रिया भी कितने डिग्री के एंगल से करेगी? 30 डिग्री के एंगल से। मान लो यदि कोई प्रकाश किरण 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है तो परावर्तन की प्रक्रिया कितने डिग्री के एंगल से करेगी? 45 डिग्री के एंगल से करेगी। तो यही है प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। कई एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए परावर्तन की प्रक्रिया में साइन आई बट्टे साइन आर का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइन आई बट्टे साइन आर, आपको पता है परावर्तन के द्वितीय नियम से आई इक्वल टू आर, तो हम साइन आई की जगह पे क्या रख सकते हैं? साइन आर बट्टे साइन आर, और साइन आर से साइन आर खत्म, तो यहां पर आएगा आंसर आपका 1। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है, परावर्तन की प्रक्रिया में साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब हम समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हमको दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया हमें अपने आसपास की वस्तुओं को दिखाने में क्या करती है? मदद करती है। यदि प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया प्रकृति के अंदर ना होती तो शायद हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते।
तो प्रकाश के परावर्तन का पहला अनुप्रयोग है वस्तुओं वस्तुओं को दिखाने में। प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया ही हमें वस्तुओं को दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को किस मैकेनिज्म के द्वारा देख पाते हैं? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास होता है लाइट का सोर्स, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है। यह प्रकाश वस्तु पर जाता है। यह प्रकाश सबसे पहले प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश निकलता है। यह जो प्रकाश है वो किसी वस्तु पर जाता है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रकाश के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। बस शर्त है यदि कोई वस्तु का पृष्ठ चिकना है तो परावर्तन की प्रक्रिया ज्यादा करेगी, अगर कोई वस्तु का पृष्ठ कम चिकना है तो परावर्तन की प्रक्रिया कम करेगी। तो प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश आया, यह प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा। वस्तु क्या करेगी? प्रकाश को परावर्तित करेगी। क्या करेगी? परावर्तित करेगी। इस परावर्तित प्रकाश को हमारी आंखें हैं, हमारी आंख अवशोषित करती हैं। अवशोषित करती है और फिर हमको वस्तु दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो। उस चीजों के देखने के लिए भी ये पूरी मैकेनिज्म अप्लाई होती है। सबसे पहले लाइटिंग सोर्स से लाइट निकलती है। यह लाइट वस्तु पर जाकर गिरती है। वस्तु परावर्तन की प्रक्रिया करती है और इस परावर्तित प्रकाश को हमारी आंखें एब्जॉर्ब करती हैं और इस एब्जॉर्प्शन की क्रिया के बाद हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये हम अपने आसपास की वस्तुओं को इस मैकेनिज्म के द्वारा देख पाते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के हम दूसरे अनुप्रयोग के बारे में चलते हैं। वस्तुओं का कम अथवा अधिक चमकीला दिखाई देना। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा अनुप्रयोग है वस्तुओं का कम अथवा अधिक चमकीला दिखाई देना। कोई वस्तु कम चमक रही है, उसके पीछे भी प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया है, और कोई वस्तु ज्यादा चमक रही है, उसके पीछे भी परावर्तन की प्रक्रिया है। वो कैसे समझते हैं इस बात को? अगर वस्तु का पृष्ठ चिकना है तो परावर्तन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। परावर्तन अधिक होगा। और यदि वस्तु का पृष्ठ खुरदरा है तो परावर्तन की प्रक्रिया परावर्तन कम होगा। मतलब इसका, यदि वस्तु का पृष्ठ चिकना है तो परावर्तन अधिक होगा, और परावर्तन अधिक होगा तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? वस्तु अधिक
चमकीली दिखेगी। और यदि वस्तु का पृष्ठ खुरदरा है तो परावर्तन की प्रक्रिया कम होगी और वस्तु कम चमकीली दिखेगी। इस चीज को आप अपने डेली लाइफ में भी देखे हो कहीं ना कहीं पर। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को करके आते हो तो आपकी बॉडी पर डस्ट पार्टिकल जमे होते हैं, आप पूरे तरीका से प्रकाश के परावर्तन को नहीं कर रहे होते हो, आप भद्दे दिखाई देते हो। लेकिन जैसे ही आप बाथिंग करते हो, बाथिंग करने के बाद बॉडी क्लीन होता है, कपड़े क्लीन होते हैं, तो परावर्तन की प्रक्रिया ज्यादा होती है, फिर हम चमकीले दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से त्योहारों के मौसम में जब घरों में सफाई की जाती है तो सफाई के बाद घर एकदम से चमकीला दिखाई देता है। ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि घर का पृष्ठ चमकीला हो जाता है सफाई के बाद, डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं, तो परावर्तन की प्रक्रिया ज्यादा होती है और हमें घर चमकीला दिखाई देने लगता है। तो वस्तुओं का कम अथवा ज्यादा चमकीला दिखाई देना किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड करता है। प्रकाश के परावर्तन के अगले गुण को हम डिस्कस करने वाले हैं। वस्तुओं के रंगों को दिखाने में ये प्रकाश के परावर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम अपने आसपास बहुत सारी रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे आसपास की वस्तुएं हमें रंग बिरंगी दिखाई देती हैं? इसके पीछे विज्ञान का कौन सा लॉजिक काम करता है? तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे विज्ञान में परावर्तन की प्रक्रिया ही कार्य करती है। आप अपने आसपास की रंगीन वस्तुओं को देख पा रहे हो, इसके लिए प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया कैसे जिम्मेदार है, आओ हम इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है लाल कलर की, लाल कलर की ये वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है। ये लाल क्यों दिखाई दे रही है, अब हम इसको समझते हैं। आपको पता है कि किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए जो हमारे पास सोर्स है लाइटनिंग का, वो है हमारा सन, सूर्य। आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश में कितने रंगों की लाइट होती है? 7 रंगों की। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। 7 रंगों से। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उन रंगों को हम लिख भी सकते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सूर्य का जो प्रकाश है प्यारे बच्चों, ये इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। अब हम समझेंगे कि ये 7 रंग किसी वस्तु के रंगों को दिखाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर ये वस्तु लाल रंग की है तो मुझे ये लाल दिखाई देगी। ये लाल मुझे कैसे दिख रही है, उस चीज को समझते हैं। इस लाल वस्तु पर सूरज ने जब अपना प्रकाश छोड़ा तो ये 7 के 7 रंग इस लाल वस्तु की ओर आपतित हो रहे हैं। ये 7 रंग इस वस्तु की ओर आ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से आने वाले सभी रंग वस्तु पर आपतित होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी वस्तु जिस रंग की होती है, कोई भी वस्तु जिस रंग की होती है, वह केवल उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। शेष अन्य सभी रंगों के प्रकाश को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो ये जो लाल रंग की वस्तु है, ये क्या करेगी? ये लाल रंग की वस्तु इन सभी प्रकाश किरणों को क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी। और ये जो आपको दिख रहा है, लाल रंग की जो वेवलेंथ है या लाल रंग का जो प्रकाश है,
ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और इस रिफ्लेक्ट प्रकाश को हमारी आंखें क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी। हमारी आंखें क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी और हमें वस्तु लाल दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा हम अपने आसपास की वस्तुओं के रंगों को कैसे देख पाते हैं। अगर हम लाल रंग की वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो वस्तु कैसे दिख रही है, सबसे पहले सूर्य से 7 रंगों की लाइट आ रही है और वो 7 रंगों की लाइट लाल रंग की वस्तु पर पड़ रही है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी वस्तु जिस रंग की होती है वह उस रंग के प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, शेष अन्य रंगों के प्रकाशों को अवशोषित कर लेती है। तो लाल रंग की वस्तु क्या करेगी, इन सभी प्रकाशों को अवशोषित कर लेगी और लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगी और इस परावर्तित प्रकाश को हमारी आंखें अवशोषित करेंगी और हमें वस्तुएं दिखाई देने लग जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को रंगीन कैसे देख पाते हैं। कई एक बार कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए यदि हम लाल रंग के या ऐसे समझो यदि हम गुलाब के फूल को लाल रंग के प्रकाश में देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा यहाँ पर लाल। लेकिन इस लाल रंग के गुलाब के फूल को यदि आप किसी अन्य रंग के प्रकाश में देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो आपको केवल ब्लैक दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश को आप जब अन्य प्रकाश की प्रेजेंस में देखोगे तो वो बाकी सभी अन्य रंगों के प्रकाशों को अवशोषित कर लेगा और जब कोई वस्तु सारे रंगों के प्रकाशों को अवशोषित कर लेती है तो वो कैसी दिखाई देती है, काले रंग की दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, कई बार साइंस में ऐसा कहा जाता है कि सफेद और काला है वो कोई रंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सफेद रंग के होने का मतलब है 7 रंगों का होना और काले रंग का होने का मतलब है 7 रंगों का अवशोषण। इसी के साथ हम प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोगों को समझ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे।